हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझसे जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूछता है तो मैं उससे सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि क्या अगर कभी तुम्हारी जॉब चली जाए तो तुम कितने महीनों तक अपने घर का खर्च चला सकते हो और अपनी लोन की ईएमआई दे सकते हो। या फिर कभी तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो तुम्हारे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है कि तुम अपने फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हो। या फिर कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स लोन का पेमेंट इजीली कर सकें एंड उन्हें कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। एंड इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे मोस्टली यही मिलता है कि इन सभी चीज़ों के लिए हमने अभी प्लान नहीं किया है या फिर हम प्लान करने वाले हैं। ऐसे ही एक इंसान है मिस्टर शर्मा, जो कि आईटी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं एंड उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। उनकी एनुअल सैलरी है 24 lakhs और ये देखा गया है कि जब आपकी सैलरी अच्छी होती है तो आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। मिस्टर शर्मा आज में जीने वाले इंसान है, उनका हमेशा एक ही मंत्र होता है कि आज में जियो कल का किसने देखा है। तो जब मिस्टर शर्मा ने मुझसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूछा तो मैंने उनसे सेम क्वेश्चंस की कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि उन्हें इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं एंड उनकी अच्छी रेपुटेशन है, तो उनकी जॉब नहीं जाने वाली है। तो जब मैंने उनसे उनके मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि कंपनी ने मुझे ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो मुझे बाहर से मेडिकल इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है। तो जब मैंने मिस्टर शर्मा से टर्म प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि वो हेल्थी है, उन्हें टर्म प्लान की क्या जरूरत है, और अगर वो टर्म प्लान लेते हैं तो जितना भी वो प्रीमियम पे करेंगे वो उन्हें वापस नहीं मिलेगा। तो एक दिन ऑफिस में मिस्टर शर्मा के पास मेल आती है कि कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी हाईएस्ट पेइंग वर्कर्स को निकाल रही है। इसकी वजह से मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली टेंशन में आ जाती है, बिकॉज उन्होंने ऐसी किसी इमरजेंसी के लिए प्लान नहीं किया हुआ था। मिस्टर शर्मा ने ऑलरेडी होम लोन कार लोन लिया हुआ था, जिसकी वजह से अब उनको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज अगर वो ईएमआई पे करते हैं तो वो अपने घर के खर्च के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं निकाल पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा के फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी फैमिली मेंबर को कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है एंड मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से मिस्टर शर्मा को सारा अमाउंट अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ मिस्टर शर्मा की नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उन्होंने कभी किसी इमरजेंसी की प्लानिंग नहीं की होती है, जैसे कि जॉब चले जाना, मेडिकल इमरजेंसी या फिर फैमिली के किसी अन्य मेंबर के जाने के बाद होने वाला फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्या आपने इन सभी इमरजेंसीज के लिए प्लानिंग की हुई है? क्या कभी अगर आपकी जॉब चली जाए तो आप अपने घर का खर्चा 7 से 8 महीने तक चला सकते हैं? क्या आपके किसी फैमिली मेंबर की किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपके पास एक सफिशिएंट इंश्योरेंस है? क्या कहीं आपके जाने के बाद आपकी फैमिली मेंबर्स को लोन तो पे नहीं करना पड़ेगा? अगर नहीं तो बस आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इन बड़ी इमरजेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आपको या आपके फैमिली मेंबर्स के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कितना इमरजेंसी फंड सेव करना है एंड आप उसे कहाँ सेव कर सकते हैं, और एक इंश्योरेंस प्लान क्या है, मार्केट में कितने तरह का इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है एंड आपको कौन कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए एंड कितना इंश्योरेंस प्लान आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। माय नेम इज वरुण एंड यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। इफ यू आर फॉलोइंग द 7 स्टेप फाइनेंशियल सीरीज देन यू ऑलरेडी नो कि हम फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेप में स्टार्ट इमरजेंसी फंड ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को वहां जाकर चेक कर सकते हैं। जो अमाउंट हमने फर्स्ट स्टेप में सेव किया था उस अमाउंट को आप इस स्टेप में यूज कर सकते हैं एंड उस अमाउंट की वजह से आपको अपनी इमरजेंसी फंड को सेव करने के लिए एक हेल्प मिलेगी। इससे पहले कि हम इमरजेंसी फंड के बारे में डिटेल में जाने, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। हर सैटरडे आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपके पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी फंड। सो वाई इमरजेंसी फंड इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच शुड यू सेव। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेप स्टार्ट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है इन योर इमरजेंसीज लाइक मेडिकल इमरजेंसी और एनी जॉब लॉस और एनी अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास 6 से 8 महीने के खर्च के बराबर का इमरजेंसी फंड, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 10 से 12 महीने के खर्च के बराबर फंड सेव होना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम काफ़ी है दूसरी इनकम जनरेट करने के लिए। आजकल लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर किसी मंथ उनकी सैलरी बंद हो जाए तो वो अपने नेक्स्ट मंथ की ईएमआई का खर्चा या फिर अपने घर खर्च का खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं। और यही हुआ मिस्टर शर्मा के साथ। उनकी सैलरी अच्छी थी, अगर वो चाहते तो एक फुल इमरजेंसी फंड सेव कर सकते थे,
बट उन्होंने कभी इमरजेंसी फंड के बारे में प्लान नहीं किया और जॉब जाने की वजह से वो अपने लोन का ईएमआई भी नहीं भर पाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड यू सेव दिस अमाउंट। इमरजेंसी किसी भी टाइम आ सकती है। शायद हो सकता है कि आपको ये अमाउंट कभी भी यूज़ ना करना पड़े और हो भी सकता है कि आपको ये अमाउंट कल ही यूज़ करना पड़ जाए, इसलिए ये अमाउंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप ऑलरेडी सेविंग कर रहे हैं एफडी में, अपनी पीपीएफ अकाउंट में या फिर किसी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि लॉक इन पीरियड की वजह से आप उस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप एफडी को बीच में बंद करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एंड एफडी इंटरेस्ट पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में सेविंग की हुई है तो वहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आप 3 साल से पहले उस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। एंड अगर मार्केट कंडीशन अगर डाउन है जैसे कि आजकल चल रहा है, तो शायद आपने जितना अमाउंट सेव किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, आपको शायद उतना अमाउंट भी उल्टा ना मिले। और अगर आपने किसी और म्यूचुअल फंड में सेविंग की हुई है और वो अमाउंट आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करें। 40% अमाउंट आप अपनी सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं एंड 60% अमाउंट आप किसी फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट में रख सकते हैं। काफ़ी सारे बैंक्स फ्लेक्सी डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं जहां आप इस अमाउंट को ईजिली सेव कर सकते हैं एंड आपको 5 to 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। एंड जब चाहे आप इस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं एंड ये अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो इस 60% अमाउंट को किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर भी रख सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप रियल टाइम में मनी को विड्रॉल कर सकते हैं एंड वो अमाउंट सीधा आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कुछ म्यूचुअल फंड तो डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप किसी भी एटीएम से उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको ये अमाउंट किसी ऐसे प्रोडक्ट में सेव नहीं करना है कि जहाँ से आप इस अमाउंट को विड्रॉल ना कर सकें। कुछ लोग अपना इमरजेंसी फंड एक बैलेंस म्यूचुअल फंड में भी सेव करना प्रेफर करते हैं। बैलेंस म्यूचुअल फंड में आपको डेट की सिक्योरिटी तो मिलती ही है और साथ ही साथ इन फंड्स में कुछ एक्सपोजर इक्विटी का भी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन में म्यूचुअल फंड्स की सभी कैटेगरीज के लिए एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरजेंसी फंड सेव करना उतना ही जरूरी है जितना कि कार के अंदर बैठकर सीट बेल्ट लगाना। जब आप अपने बच्चों को कार के अंदर बैठाते हैं तो आप उनको सबसे पहली चीज़ जो सिखाते हैं वो होती है सीट बेल्ट लगाना। आप अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही सीट बेल्ट इंपॉर्टेंस सिखा देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब आपकी कार के सामने कोई चीज़ आ जाए या फिर आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ जाए तो सीट बेल्ट आपको और आपके बच्चे को सेफ रखेगी। 5 से 6 लाख रुपए की सेविंग करना एक इंसान के लिए बड़ी बात हो सकती है बिकॉज ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, बट जिस इंसान का खर्चा 50,000 है उसे इतना अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू मेक। सेट योर सेल्फ ए मंथली टारगेट। आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक मंथली टारगेट सेट करना है एंड आपको ईच मंथ अपने इमरजेंसी फंड में कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना है। अगर इमरजेंसी फंड से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोग भी नेक्स्ट सैलरी आते ही सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड के लिए कुछ अमाउंट सेव करेंगे। एक बार जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो अब हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी सीट बेल्ट को थोड़ा और टाइट करना है एंड हमें अपने इंश्योरेंस के लिए प्लानिंग करनी है। सॉरी गाइस, आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट कुछ जरूरी चीज़ें थी जो मैं स्किप नहीं करना चाहता था और आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें मैं सिर्फ इमरजेंसी प्लानिंग को कवर कर रहा हूँ एंड इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो कि इमरजेंसी प्लानिंग में बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। If you found this video helpful, please like this video and share this video with your friends and families. Subscribe to Clarify Money and press the bell icon so you can get all the notification of upcoming videos.